तो लास्ट क्लास में ये वाला ग्राफ देख रहे थे। तो इसमें होता क्या है, जो भी अपना जीडीपी होता है जीडीपी को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं। जीडीपी को मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से? आउटपुट प्रोडक्शन एक ही चीज हो गया। नहीं, तीन मेथड है। पहला आउटपुट मेथड हो गया, आउटपुट मेथड और प्रोडक्शन मेथड सेम। और क्या मेथड होता है? दूसरा होता है इनकम मेथड। हाँ, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। उत्पाद, आय और व्यय, ये तीन तरीके से इकोनॉमी को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, नहीं इनपुट मेथड, क्योंकि इनपुट मेथड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेशनल इनकम, जीडीपी इज ऑल्सो नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम बोल लो। इनपुट मेथड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वैल्यू एडिशन होता है कुछ चीजों का, है ना। जैसे इनपुट के टाइम पे गेहूं का वैल्यू ले लिए, आउटपुट में आटा चक्की के बाद जब आउटपुट निकला तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो अगर इनपुट में गेहूं का मेजरमेंट करेंगे तो उसका जो आटा पिसा है, जो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है, जो लेबर कंज्यूम हुआ है ना, जो भी मशीनरी कॉस्ट कंज्यूम हुआ है, वो तो आप काउंट ही नहीं किए। तो इनपुट मेथड इसीलिए नहीं हो सकता। क्या क्या मेथड हो सकता है? पहला होता है आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंगली जीडीपी के कंपोनेंट्स बता रहे हैं। मतलब जब हम व्यय की तरफ से मापना चालू करेंगे जीडीपी को, तब कौन कौन सी चीजें उसमें आएंगी, ये इस ग्राफ में शो किया है। नहीं, अलग अलग चीजों के लिए ना, कई कई जगह पे एक्सपेंडिचर भी यूज होता है, कई जगह पे दूसरे मेथड्स भी यूज होते हैं। आप कहीं पे भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर किसी की इनकम है, तो आप अपने एक्सपेंडिचर को मेजर कर लो या तो अगले की इनकम को मेजर कर लो, सेम चीज होगी ना। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर और इनकम, और एक होता है प्रोडक्शन। तो आप डायरेक्ट सर्विसेज और गुड्स का प्रोडक्शन के टाइम पे मॉनेटरी वैल्यू मेजर कर लो। कुल मिला के बात एक ही होती है। ठीक है, ठीक है। अब जब एक्सपेंडिचर को, अपन इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर को देखते हैं, तो स्पेंड करने वाले कौन कौन लोग हैं इकोनॉमी में? स्पेंड करने वाला कौन कौन है? हाउसहोल्ड्स, लेबर वगैरह सब हाउसहोल्ड के अंदर आ गए। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट बिजनेसेस। ठीक, तो हाउसहोल्ड्स के बाद प्राइवेट बिजनेसेस आ गए। कॉरपोरेशंस आ गए। जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE मींस
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। निजी खपत व्यय। और कौन स्पेंड करता है इकोनॉमी में? गवर्नमेंट भी करती है। हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। GFCF होता है। अब देखिए, अगर बिजनेसेस जो हैं वो आपका इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं कुछ, या फिर कुछ अपना मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर कर रही है, सरकार कोई भी प्रकार का पूंजी व्यय अगर कर रही है, तो उससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन? हाँ हाँ, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि फ्यूचर में आपका उस एक्सपेंडिचर से और रेवेन्यू जनरेट हो। किसी, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। एक, आप टीवी खरीद सकते हो, जो भी आपके पास पैसा है आप उससे टीवी खरीद लो, या फिर आप सीविंग मशीन ले सकते हो। क्या खरीद सकते हो? या तो जो भी आपके पास पैसा है आप उससे टीवी खरीद लो, या फिर स्विंग मशीन खरीद लो, सिलाई मशीन, ठीक है। इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू होगा और कौन सा कैपिटल होगा? मतलब जिससे आपका फिर उस एक्सपेंडिचर से फिर से दोबारा रेवेन्यू जनरेट हो, उस व्यय से फिर से कुछ इनकम जनरेट हो, कौन सा होगा? सिलाई मशीन, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। इस प्रकार के कोई भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और यहाँ पे GFCF का मतलब होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये अपना रफली सारा टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया इकोनॉमी में। एक लास्ट और क्या बच रहा है? नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हाँ, जैसे अपना इकोनॉमी के अंदर अंदर तो लगभग सब टाइप का एक्सपेंडिचर अपन काउंट कर लिए, हाउस होल्ड का, प्राइवेट बिजनेसेस का। और अगर प्राइवेट बिजनेसेस कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक। तो लगभग रफली अपना सारा एक्सपेंडिचर कवर हो गया इकोनॉमी के अंदर। अब एक एक्सपेंडिचर और होता है जो इकोनॉमी के बाहर भी होता है, जो अपन किसी वस्तु या सेवाओं का इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका नेट अगर निकालेंगे तो उसमें वो भी एक टाइप का एक्सपेंडिचर है ना। तो लास्ट में ये जो दिया हुआ है, ये एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इकोनॉमी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। एक मैं बोला था लास्ट क्लास में कि एक टर्म आने वाली है पेंट अप डिमांड। अब क्या हुआ था? पेंट अप डिमांड होती क्या है? आप जब बहुत
समय के लिए किसी भी प्रकार से मांग को सप्रेस करके रखोगे इकोनॉमी में, जैसे कोविड टाइम पे क्या हुआ, लॉकडाउन्स लगाए गए, तो उसके कारण कहीं ना कहीं पे हमारा एक्सपेंडिचर सप्रेस हुआ, लोगों का जो भी एक्सपेंडिचर होना था वो डिले हुआ लॉकडाउन के कारण। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होना चालू हुआ तो वो जो एक डिमांड थी जो बहुत दिन से सप्रेस हो रखी थी, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप दबा देते हो तो और ज्यादा अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा ज्यादा फैलता है, ठीक है, पहले फर्स्ट रिबाउंड में अपने साइज से ज्यादा फैलेगा। तो वैसा ही इकोनॉमी के साथ भी होता है, जब आप बहुत समय के लिए सप्रेस करके रखते हो डिमांड को, ठीक है, तो जब इकोनॉमी में किसी भी फैक्टर, जैसे अपना लॉकडाउन ओपन अप हुआ तो उसके बाद डिमांड अचानक से बढ़ गई, ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये लगभग 58%, इकोनॉमी का 58% प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दर्शा रहा है। मतलब इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, हाउस होल्ड कंजम्पशन या प्राइवेट एंटिटीज का कंजम्पशन, ठीक है। अब प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट इन द इकोनॉमी, इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसमें ऑप्शन में अगर आपको देगा पीएफसी तो आप इसी को टिक मारोगे। क्लियर है, इसका लगभग 35% है। ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 35% के आसपास है, ये 58% है। क्लियर है ग्राफ? ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो इंडेक्स है, ये ट्रेड कैसे कम हुआ ग्लोबल इकोनॉमी में, जो व्यापार होता है वो कैसे कम हुआ, ये शिपमेंट का ग्राफ लेके बता रहा है। जो ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है ना, ये क्या बता रहा है, डिक्लाइनिंग शिपिंग फ्राइट कॉस्ट एज ट्रेड फ्लोस, ठीक है। तो शिपिंग फ्राइट कॉस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट कम हो रहा है, मतलब शिपिंग फ्राइट कॉस्ट की डिमांड जो है, जो भी सामान का व्यापार, कंटेनर्स जो होते हैं उनको ले जाने के लिए शिप लगती है ना, बड़ी बड़ी शिप्स जो आती है, उनका चार्जेस कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन, कि उनकी डिमांड कम हो गई। किसकी, शिपिंग फ्राइट जो होती है उसकी डिमांड कम हो रही है, तो उसका प्राइस जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। तो ये वाला जो इंडेक्स है ये यही दिखा रहा है कि आप दिसंबर, यहाँ पे देखिए, जनवरी से जून 2022 के बीच में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे था। हमने लॉकडाउन का भी इम्पोज होना चालू है मार्च 2020 में, ठीक है, और लगभग मई तक के बहुत सारे वर्ल्ड में कंट्रीज जो है अपने इकोनॉमी में लॉकडाउन से इम्पोज करना चालू कर दिया अपने कंट्रीज में। तो इसी बीच में आपका लोवेस्ट डिप दिख रहा है इस इंडेक्स में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस समय पे कॉस्ट सबसे कम था। और कॉस्ट क्यों कम था, क्योंकि शिपिंग फ्राइट की डिमांड सबसे कम थी उस समय, और डिमांड इसलिए कम थी क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा था। ठीक, क्लियर, ग्राफ समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट। ये उसका कुछ शिपिंग फ्राइट कॉस्ट, तो उसका इंडेक्स वैल्यू होगी, कुछ पैरामीटर्स पे इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता होगा, आप लोग उसको चेक कर लेना, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता होगा, ठीक है। तो अगर इंडेक्स है तो फिर इसका कोई यूनिट नहीं होगा,
क्योंकि इंडेक्स में केवल वैल्यूज होती है, जैसे एक अभी आएगा इसमें, कई इंडेक्सेस में होता है 0 से 100 तक का वैल्यू होता है, ठीक है, लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट ग्राफ, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन जीडीपी एक्सपेंड्स डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन, ठीक। अब ये इंडिया स्पेसिफिक ग्राफ है, इसमें क्या बोल रहा है कि ग्लोबल आर्थिक मंदी आने, वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद भी भारत के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं, ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है। अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर में गवर्नमेंट लॉन्च की थी, कौन कौन सा इस स्कीम्स का नाम लिया हूँ लास्ट क्लास में मैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और वो बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए वाली स्कीम लाई गई थी, ठीक है, हाँ, सेमीकंडक्टर बेस्ड जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। और एमएसएमई के लिए कौन सी स्कीम थी, एक ECLGS स्कीम बताया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। तो लॉकडाउन हुए, बट एक्सपोर्ट सेंट्रिक पॉलिसी बनाने के कारण गवर्नमेंट, आप इस ग्राफ में देख लीजिए कि एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन नहीं हुआ है पूरा लॉकडाउन लगने के बाद, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 2020 to 21 इसी साल में अपना लॉकडाउन आए थे, और इसमें एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे Q3 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद फिर इंक्रीज हो गया 21-22 में, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे यही बोल रहा है कि एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन नहीं हुआ, इवन दो पूरी इकोनॉमी में लॉकडाउन था, पूरे देश में लॉकडाउन था, बट एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन नहीं हुआ। थोड़ा सा Q3 में और Q4 में थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है, उसके बाद फिर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, क्लियर, आप देख लीजिए ट्रेंड को, क्लियर है। हाँ, वो एक यहाँ पे Q1 में, अब ये यही समय है, यही टाइम है, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, फॉरेक्स रिजर्व डिप होगा, समझ में आया, चालू खाते का घाटा बढ़ जाएगा, और एक अकाउंट होता है जिसमें US डॉलर्स मेंटेन करके चलते हैं, उसी को फॉरेक्स रिजर्व बोला जाता है, तो फॉरेक्स रिजर्व डिप हो जाएगा, क्लियर, ठीक। अब ये देखिए, ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें 2020-21 के Q1 के टाइम के आसपास में अपने को इंपोर्ट्स ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, imports of goods and services have increased, एक मिनट ना, हाँ, ये वाले जोन में करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे ज्यादा होगा, ये वाला इंपोर्ट्स लाइन है ना, ठीक, और ये वाला एक्सपोर्ट्स, तो ये वाले जोन पे करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे ज्यादा होगा, क्लियर है, नहीं, दो 2022-23 Q1 Q2 इसमें, हाँ, इस टाइम पे देखिए ये वाला जो जोन है ना, इसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, ये आप देखिए
एक्सपोर्ट्स बढ़ा है यहाँ पे, कौन सा है ये, Q1 2021-22 का Q1, मतलब 21 के अप्रैल मई जून Q1। तो लॉकडाउन अपना किस टाइम पे चल रहा था, 2021 में, मार्च के बाद ही 2020 में मार्च में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं 2020 में मार्च अप्रैल के टाइम पे उस समय थोड़ा सा डिप हुआ, लेकिन Q4 में फिर से अपने इंक्रीज होना चालू हो गया एक्सपोर्ट्स। ये वाली एक्सपोर्ट्स वाली लाइन देखिए, Q4 में फिर से यहाँ पे इंक्रीज होना चालू हो गया। और 2021 में कब कब लगा था लॉकडाउन, ध्यान है क्या, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में के आसपास लगा था, है ना, हाँ एग्जाम से याद आ गया, ठीक। तो मई मतलब Q1 बोल सकते हैं। तो ये देखिए Q1 में लॉकडाउन होने के बाद भी एक्सपोर्ट्स अपना इंक्रीज हुआ है, क्लियर है, आ गया ग्राफ समझ में आ रहा है। जहां पे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लाइन में सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा ना, वहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे ज्यादा होगा, क्लियर। अब ये देखिए इस लाइन के हिसाब से 2022-23 Q1 Q2 में सबसे ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए ना, 2022-23 Q1 Q2 करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे ज्यादा। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स करंट अकाउंट बैलेंस। ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये ब्लू लाइन जो है वो करंट अकाउंट बैलेंस को दर्शा रही है। करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या होता है, नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद जितना आपका बच रहा है वो आपका करंट अकाउंट बैलेंस है, राइट। तो जैसे ये वाले ग्राफ में हमने देखा था ऊपर में, यहाँ पे Q1 Q2 में इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा था, दोनों में अंतर। तो ठीक उसी समय पे ये लाइन सबसे ज्यादा डिप हुई है। अब देखिए Q1 Q2 22-23, इसको और चेक करना है तो 2021-22 का Q1 चेक कर लेते हैं। 21-22 का Q1 यहाँ पे आप देखिए इसका डिफरेंस जो है वो कम हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव में गया है, क्लियर है, कहीं पे डाउट, ठीक। अब नेक्स्ट वाला फिगर जो है 1.14 एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू फाइनेंस करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। अभी प्रेजेंटली अपने पास लगभग $500 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो कि 9 महीने तक का इंपोर्ट को कवर कर सकती है। मतलब अगर कुछ भी रेवेन्यू जनरेट ना हो, कुछ भी काम ना करें, तो भी 9 महीने तक का जितना खर्चा है, जो भी बाहर से सामान मंगा रहे हैं, उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ यही बता रहा है, हालांकि डिप हुआ है, क्या हुआ है, ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो डिप हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। एक टाइम पे, इस टाइम पे देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा चल रहा था, मतलब हाईएस्ट मार्क कितना गया था, $643 बिलियन, ठीक है, जो 15 मंथ्स तक का इंपोर्ट कवर कर सकता था, ठीक। ये देखिए $643 बिलियन के आसपास, क्लियर। यहाँ पे आप देखिए अभी $550 प्लस कुछ है, प्लस बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मंथ्स का इंपोर्ट कवर कर सकता है, इतना फॉरेक्स रिजर्व्स है अपने पास में, ठीक है। और उसके बाद अपन एक्सपोर्ट्स पूरा बंद भी नहीं किए, तो एक्सपोर्ट से कुछ ना कुछ रेवेन्यू अपना जनरेट हो रहा है, तो नेट जो
अपना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है तो उसको तो ऑब्वियसली कवर अप कर सकेंगे। इसमें से कुछ डॉलर्स रूपी और डॉलर के फुल बैलेंस को बचाने के लिए भी यूज करते हैं 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके पहले क्या होता था, करेंसी का डिवैल्यूएशन होता था। तब जो सेंट्रल बैंक है अपनी आरबीआई, वो एक्सचेंज रेट को फिक्स करती थी। वो बताती थी कि अब $1 इतना रुपए होगा, लेकिन अब जो मैकेनिज्म है वो मार्केट बेस्ड है, मतलब डॉलर्स और इंडियन रुपीस के सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे ही फ्लक्चुएट होता है। लेकिन बहुत ज्यादा करेंसी डेप्रिशिएट मत हो, इसलिए आरबीआई क्या करती है कि जब भी इंडियन रुपीस की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अमेरिकन डॉलर्स की सप्लाई कम हो जाती है, तो या तो अमेरिकन डॉलर्स को इंजेक्ट कर देती है फॉरेक्स रिजर्व्स में से, और जैसे अमेरिकन डॉलर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अमेरिकन डॉलर्स को लेके फॉरेक्स में रख लेती है, और इंडियन रुपी तो डोमेस्टिक करेंसी है, उसको तो कैसे भी अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है अपने पास में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वाला है ना, और भी बहुत सारे क्वांटिटेटिव टूल्स देख चुके हैं अपन। बाकी डॉलर को मैनिपुलेट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व से ही अगर सप्लाई करना है तो डॉलर्स को वहां से निकाल के कुछ मार्केट में दे देती है, और बहुत ज्यादा सप्लाई होगी तो वहां से लेके डॉलर्स को फॉरेक्स में डाल देती है। तो थोड़ा मैनिपुलेशन आरबीआई कर सकती है, ठीक है। एक लोन पेमेंट्स जो रहेंगे वो भी सब डॉलर्स में रहेंगे, उनको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है आईएमएफ वगैरह से वर्ल्ड बैंक। अभी इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। मतलब इसको भी 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत लाया गया था। फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमने देखा था कि करंट और कैपिटल अकाउंट होता है दो टाइप का, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर जिसको कंप्लीट करना होता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक। तो करंट अकाउंट पे फुल कन्वर्टिबिलिटी है, मतलब आप अगर लोन ले रहे हो बाहर जाके पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपका पूरा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। जितना आप डॉलर्स लोन लोगे या जितना रुपीस लोन लोगे उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो पूरा हो जाएगा, क्लियर। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल नहीं है, पार्शियल है। ये भी एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। चालू खाता और पूंजी खाता दो टाइप के खाते होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो चालू खाता के अंतर्गत आप पूरा करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो दोनों तरफ से। अगर आप यूएस डॉलर में लेके आ रहे हो तो पूरा रुपी में कन्वर्ट होगा, और रुपी में ला रहे हो तो पूरा डॉलर में कन्वर्ट होगा। किस पे? करंट अकाउंट पे। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है उस पे फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं दी गई है। जैसे कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आया और बोलेगा कि मेरे को पूरा ये कंपनी टेक ओवर करना है, इतना सारा मैं करेंसी लेके आया हूँ, उसको मेरे को कन्वर्ट करके दे दो, तो आरबीआई के लिए पॉसिबल नहीं है और ऐसा पॉलिसी रखेंगे भी नहीं, ठीक है। इसीलिए फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं दी गई, क्लियर है। पूंजी खाते में पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, वो कुछ पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस है जिसको गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ क्लियर करने लायक है कि नहीं है, उसके बाद ही उसको क्लियर करेंगे, ठीक। बाकी करंट अकाउंट पे, चालू खाते पे पूरी तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। आप घूमने जा रहे हो, आप बोलोगे कि मेरे को रुपीस के बदले में इतने डॉलर्स चाहिए, इतने रुपीस के बदले, तो मिल जाएगा।
ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए। अब इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस, इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस में इकोनॉमिक सर्वे हमारे को ये बता रहा है कि इतने सारे शॉक्स ग्लोबल इकोनॉमी को भी लगे, इंडियन इकोनॉमी को भी लगे, उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करते हैं। तो सीएसओ के डेटा के हिसाब से अभी भी अपना रिवाइज्ड ग्रोथ रेट जो है वो 6 से लेके 7% के बीच में है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट है, उन शॉक्स को इंडियन इकोनॉमी अच्छे से एब्जॉर्ब की और उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा? ठीक है, पहले अपन शॉक्स देख चुके हैं कि कौन कौन से इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, किन कारणों से। अब हम ये देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में ऐसे कौन कौन से कारक है जिनके कारण बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, The advance estimates released by NSO now broadly lie in the range of 6.5 to 7.0 growth rate। ठीक है, फिर उसके बाद IMF भी बोल दिया है कि one of the top 2 fast growing significant economies in 2022 इंडिया। एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुआ था, बट पेंट अप डिमांड में बताया सप्रेस रहती है डिमांड, तो फिर अचानक से खुलती है। उसके कारण आप देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE जो ग्राफ देखे थे अपन यहाँ पे, वो 58.4% रहा। ठीक है, सपोर्ट बाय रिबाउंड इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सच एज ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट। लॉकडाउन के बाद से ये जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं, जिनमें ऐसी सेवाएं जिनमें कॉन्टैक्ट होता है, जैसे होटल्स हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे सेक्टर्स ओपन अप हुए तो इनमें 16% ग्रोथ देखने के मिला। ठीक, पेंट अप डिमांड एविडेंट बाय ग्रोथ इन पर्सनल लोन्स एंड हाउसिंग लोन्स। तो पेंट अप डिमांड जो है, जो मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे जो डिमांड सप्रेस थी, वो आपको किससे एविडेंस मिल रहा है? एक तो ग्रोथ इन पर्सनल लोन्स, जैसे ही इकोनॉमी ओपन अप हुई वैसे ही क्रेडिट जो है, जो आपका लोन है, वो अचानक से बढ़ गया। तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि इतने दिन से लोग बैठे थे कि अब निकलेंगे शॉपिंग करने, अब निकलेंगे, तो जैसे ही खुला वैसे ही तुरंत, भले ही क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ शॉपिंग, लेकिन पर्सनल लोन लेके किए शॉपिंग। ठीक है, और दूसरा क्या? हाउसिंग लोन्स। तो दोनों टाइप का क्रेडिट बढ़ा इकोनॉमी में। उसके बाद housing sector has been faring well and migrant workers returning as construction activity picking up again। तो हाउसिंग सेक्टर में इन्वेंट्री ओवरहैंग होता है। ठीक है, कि आपका कितना समय में आपका बिल्डर जो है वो आपको डिलीवर कर देगा घर बना के। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री ओवरहैंग जो पहले 42 मंथ्स के आसपास चल रहा था, इन्वेंट्री ओवरहैंग लेट मी चेक, 42 मंथ्स के आसपास पहले जो चल रहा था वो 33, जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद 33 मंथ्स के आसपास एवरेज इन्वेंट्री ओवरहैंग चला। इसका मतलब समझ में आया? इन्वेंट्री ओवरहैंग का मतलब जो आपको डिलीवर करने में समय लग रहा था, जो या इन्वेंट्री जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो एवरेज इन्वेंट्री 33 महीना के आसपास हो गई। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि आपके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वापस से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लौटने लगे। क्लियर? चौथा पॉइंट है नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज। ये भी एक रेजिलिएंट फोर्स रहा है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया
कंज्यूमर सेंटीमेंट्स को, ठीक है। जब तक के अनटिल एंड अनलेस आप खुद में आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि हाँ भाई, हाँ मैं सेफ हूँ बाहर निकलने में, तब तक के आप बाहर नहीं निकलोगे, है ना। तो लोगों को जैसे ही फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और उसके बाद बूस्टर डोज भी लगने लग गया, तो ऑटोमेटिकली लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि यार अब सेफ है, वैक्सीनेशन लग चुका है, अब सेफ है। तो मार्केट जो क्लोज हो चुके थे उसको ओपन अप करने में नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। क्लियर। पांचवा क्या है? केपेक्स। केपेक्स होता है पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर जो भी स्कीम्स लाई गई वो एक टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण क्या हुआ, जब भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट या कोई भी अदर एंटिटी पैसा इंजेक्ट करेगी तो उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट जानते हैं क्या होता है? वो हर स्टेज के बाद में मल्टीप्लाई होता जाता है, उसकी इनकम, सॉरी, एक्सपेंडिचर है, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। हाँ हाँ हाँ। क्या होता है कि खैर उसको पार्शियल बैंकिंग जो होता है उसमें पढ़ाऊंगा मैं, पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे मैं 100 रुपए इंजेक्ट किया ना, तो इस केपेक्स का 4.8 टाइम्स जनरेट हो रहा है। मतलब 100 रुपए इंजेक्ट करूंगा तो इकोनॉमी में 480 रुपए बन जाएगा। क्लियर है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम करके एक होता है, आज उसको होमवर्क में आप लोग लिख लीजिए, उसको घर में जाके देखिएगा। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बैंकिंग टर्म्स, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। फ्रैक्शनल, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। मान लेते हैं कि सीआरआर एसएलआर कुछ नहीं है इकोनॉमी में, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है बता रहा हूं। बैंक्स क्या करते हैं? लोन देते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे को 100 रुपए इनकम हुई है, मैं ले जाके बैंक को 80 रुपए, 20 रुपए कहीं मेरा एक्सपेंडिचर हुआ होगा, बाकी 80 रुपए मैं सेव कर लिया, ठीक। ये पर्सन 1। अब यहां से बैंक फिर से, अगर मान लो एसएलआर सीआरआर कुछ भी नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं करना है बैंक कहीं पे, तो फिर से क्या करेगा बैंक फंक्शन ही ऐसे करता है ना कि आपसे सेविंग्स लिया और उसको फिर लेंड किया, तो दोनों के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस आ रहा है वही बैंक की कमाई है। मान लो मेरे को सेविंग्स पे 3% इंटरेस्ट दे रहा है और लोन पे 8% पे चला रहा है, तो बीच का 5% जो बच रहा है वो बैंक का इनकम है। क्लियर। तो बैंक इस फिर से 80 रुपए को लेंड कर दिया पर्सन 2 को, ये 20 रुपए फिर से क्या किया, स्पेंड किया, खर्चा किया, और फिर से 60 रुपए जमा कर दिया बैंक में। फिर से अगेन बैंक 60 रुपए फिर से लेंड किया थर्ड पर्सन को, तो ये 40 रुपए फिर से सेव कर दिया बैंक में, फिर लेंड किया, फिर 20 रुपए, ये ₹40 थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहीं तक के देख लेते हैं। मैं सबसे पहले बैंक के पास ले जाकर कितना जमा किया था? 100 रुपए। बैंक उसको कितना बनाया? सॉरी, सबसे पहले मैं सेव किया था 80 रुपए बैंक में ना, ये सेव किया था, ठीक। 100 रुपए मेरी इनकम थी, ठीक। उसमें से 20 रुपए खर्चा किया, 80 रुपए ले जाकर बैंक में सेव किया मैं, ठीक। तो इकोनॉमी में पहले से ऑलरेडी 100 रुपए था मान के चलते हैं। फिर इसको कितना बनाया बैंक? 80 बनाया, फिर दोबारा में 60 बनाया और फिर 40 बनाया। अभी यहीं तक पहुंचे अपन, तो टोटल कितना हो गया?
100 का 280 रुपये हो गया। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब समझ में आया? यही है ये। अब फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि कुछ पैसा बैंक अपने सेफ रहने के लिए, कि कहीं मान लो वापस सब मांगने आ गए अपना पैसा, तो मेरे पास कुछ लिक्विडिटी रहना चाहिए तुरंत उनको वापस करने की, इसीलिए सीआरआर और एसएलआर बनाया गया। बेसल नॉर्म्स पढ़े होंगे आप लोग, बेसल। ये बैंक्स की सेफ्टी के लिए ही ये बेसल नॉर्म्स जो है वो बनाए गए कि बैंकरप्ट ना हो जाए। अगर कुछ भी इस प्रकार की घटना हो गई कि ये वाला बैंक जैसे हाँ डिफॉल्ट होने वाला है, तुरंत बैंक तो अपना पैसा लोन में दे चुका है, उसके बाद तुरंत इतनी लिक्विडिटी तो है ही नहीं। अगर मान लो सबके सब खड़े हो गए कस्टमर्स की हमारा पैसा वापस करो, तो बैंक कहाँ से देगा? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं कि बैंक्स के ऊपर ऐसी सिचुएशन आए तो आराम से उसको मैनेज कर ले बैंक। ये बेसल नॉर्म्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे ही जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, तो उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। क्लियर है? मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ में आ गया? अब एक और टर्म आ रहा है, क्राउडिंग इन। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, क्राउडिंग आउट। अपन को मालूम है कि अर्थव्यवस्था में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है जो कि क्रेडिट के रूप में दिया जाना है, मतलब लोन के रूप में दिए जाने वाला पैसा सीमित है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, मान लीजिए ये पैसा जो है ये इकोनॉमी में क्रेडिट के रूप में दिए जाने वाला पैसा है। अब इसमें कौन कौन लोन लेता है? एक गवर्नमेंट लेती है, एक प्राइवेट एंटिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह हो गए। ठीक है, अगर मैक्सिमम पोर्शन गवर्नमेंट एज अ लोन या एज अ डेट गवर्नमेंट ले ले, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना बचा? ये वाला प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल रहेगा। अब जब सप्लाई कम हो गई क्रेडिट की, तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपके अर्थव्यवस्था में लोन के रूप में देने वाला पैसा कम होगा और लोन लेने वाले ज्यादा रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो बोरोइंग कॉस्ट है, एक उदाहरण बताऊं, जैसे मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है, आप लोग सब यहाँ पे फिर से ऑप्शन करना चालू करता हूं मैं 5% इंटरेस्ट रेट से चालू करता हूँ, ठीक, 500 रुपए है मेरे पास। तो अब आप लोग को जैसा भी आप लोग का आइडिया होगा, मान लो आपके पास बिजनेस आइडिया है ना, तो आप लोग को लग रहा होगा कि यार मैं अपने बिजनेस आइडिया से आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 40% प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ठीक है, किसी को लगेगा 10% प्रॉफिट कमा सकता हूँ, किसी को लगेगा 20%। ठीक, तो अब क्या होगा, सब लोग बोली लगाना चालू करेंगे और जिसको लगेगा कि 40% प्रॉफिट मेरा बिजनेस कमा के देगा, तो वो क्या करेगा कि चलो ठीक है, ये अगर मेरे को डेट जो है वो 20% इंटरेस्ट पे भी मिल रहा है तो मैं ले लूंगा, क्योंकि उसके बाद भी मेरा 20% प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि लोन देने वाला कैपिटल जो है मेरे पास सीमित है। ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, जिसको बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। ठीक, तो इसी इंटरेस्ट रेट
जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इकोनॉमी से खुद के लिए कर्जा ले लेती है, तो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में निजी कंपनीज, निजी कॉरपोरेशंस के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को बोला जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब जब क्राउडिंग इन क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट। अब गवर्नमेंट कर्जा नहीं ले रही है, उल्टा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दे रही है, ठीक है। ये जो कर्जा लेने वाली थी गवर्नमेंट, तो लेट अस सपोज कि मान लो कर्जा ले रही है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर दे रही है, तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डेट हो गया वो इतना ही हुआ। बाकी का पूरा जो पोर्शन अवेलेबल है प्राइवेट डेट के लिए बचा हुआ है। तो ऐसे समय में आपका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बहुत कम रहेगा, तो सबके बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जो जिनको लग रहा था कि अगर मेरे को 5% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता तो मैं भी अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमा लेता, है ना, और इंटरेस्ट रेट 20% चल रहा था, तो वो सोच के पहले से ही लोन नहीं लिया। लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट वापस से 5% आ गया, ठीक है, और जो 5 के ऊपर जिनको लग रहा है कि हाँ मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, वो लोग सब सारे लोग लोन लेंगे और जितना प्रॉफिट बनेगा उसको अर्न कर लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? तो केपेक्स के कारण पहला क्या हुआ, मल्टीप्लायर इफेक्ट अपने को देखने को मिला है, और दूसरा क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट तो खर्चा कर ही रही है, उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज जो है वो भी लोन लेंगे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और वो पैसा भी इकोनॉमी में आएगा। ठीक, तो उसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कारण इकोनॉमी में और ज्यादा ग्रोथ होगी। फिर यही वाला 5th पॉइंट अपने को यही चीज बता रहा है। Capex by central and state governments, Capex multiplier of 4.8 times, resulting in crowding in private investment into an economic landscape broadened by the vacation of non-strategic PSEs, disinvestment and idling public sector assets. अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें सोर्स बताया है, इस स्टेटमेंट में स्रोत बता रहा है कि गवर्नमेंट कहां से पूंजीगत जो व्यय कर रही है वो कहां से कर रही है। तो कैसे कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो शेयर्स को बेच देती है हाँ एयर इंडिया, हाँ, एयर इंडिया के शेयर्स को बेच दिया। एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ है कि डिसइन्वेस्ट हुआ है? तो फिर क्या हुआ डिसइन्वेस्टमेंट? जो अपने शेयर है वो बेच दिए जैसे LIC है, इंश्योरेंस कंपनी। मेरा क्वेश्चन ये है कि एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ है कि डिसइन्वेस्ट हुआ है? प्राइवेटाइज हुआ है, तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? करेक्ट, 51% गवर्नमेंट अपने पास अगर रखी, ठीक है, और 49% इक्विटी शेयर्स को बेच दी, तो क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा? मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो है गवर्नमेंट बेच दी, कुछ माइनॉरिटी शेयर्स अगर अपने पास रखी हुई है, तो 51% जैसे ही हो गया वैसे ही मैनेजमेंट जो है ओनर कंपनी के पास में आ जाता है। उस कंपनी का मैनेजमेंट ओनर जो है 51% शेयर होल्डर के पास में आ जाता है, तो वो हो गया प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट, अभी आप लोग लॉकडाउन के टाइम पे न्यूज चल रही थी कि सारे गवर्नमेंट PSUs बेच रही है गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। अपोजिशन का एलिगेशन था कि नहीं कि जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है पूरा हमारे बेच दे रही है गवर्नमेंट। तो
ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में बढ़ा कर रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन, ये कहाँ से आ रहा है? ये स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के डिसइन्वेस्टमेंट से ही आ रहा है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी कलेक्शंस आर हाईली बायोएंट। अब एक टर्म आता है टैक्स बायोएंसी। क्या होता है टैक्स बायोएंसी? मालूम है? नहीं। जब भी इकोनॉमी में जीडीपी के ग्रो होने पे टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली ग्रो हो जाए। मान लो जीडीपी अगर 2% ग्रो हो रही है फॉर एग्जांपल, तो टैक्स भी 2% इंक्रीज हो जाए विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स। आप करों के रेट को बढ़ाए बिना अगर आपके जीडीपी से आपका कर जो है वो बढ़ रहा है तो उसी को बोलते हैं टैक्स बायोएंसी। मेरी बात समझ में आई? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जीडीपी सपोज 5% ग्रो हो रही है, ठीक है, और टैक्स रेट मेरा ऑलरेडी लेट अस से 10% है। पहले अगर 100 रुपया था तो उसमें 10% था, अब 1000 रुपीज हो गया तो उसमें भी 10% हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। टैक्स रेट अगर 10% है इनिशियल ना, इनिशियली और फाइनली, तो जीडीपी को मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक। तो 100 रुपए का 10% कितना हो गया टैक्स? 10 रुपए। क्लियर? अब जीडीपी मान लेते हैं 5% की बढ़ोतरी हो रही है जीडीपी में, तो कितनी हो जाएगी जीडीपी? कितनी हो जाएगी? 105 रुपए, ठीक है। और टैक्स रेट अभी भी 10% है, तो अब कितना हो जाएगा? टैक्स 10% मतलब ₹10.5, 10.5। तो क्या हुआ? 10 से 10.5 भी 5% इंक्रीज है। तो जीडीपी जितना 5% इंक्रीज हुई, जीडीपी में बढ़ोतरी कितनी हुई? 5%। टैक्स में बढ़ोतरी कितनी हुई? 5%। 10 से 10.5, 5%। टैक्स रेट में कोई अंतर आया क्या? टैक्स रेट अभी भी, पहले भी 10% था, अभी भी 10% है। तो बिना टैक्स रेट बढ़ाए टैक्स के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई जीडीपी के बढ़ने से। इसी को बोलते हैं टैक्स बायोएंसी। अगर मैं टैक्स रेट बढ़ाता और तब जाके ये कलेक्शन होता तो आप ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रो हो रही है, उसके बाद भी लोग टैक्स नहीं पटा रहे हैं। क्लियर? डाउट है? नहीं? पक्का? नहीं? टैक्स रेट सिमिलर है जीडीपी। ये देखो, जीडीपी इनिशियली ना, आई मतलब इनिशियली, जीडीपी 100 रुपए है, ठीक है, टैक्स रेट 10%, तो टैक्स कलेक्शन कितना? 10, ठीक। फाइनली 5% ग्रोथ जीडीपी की। अब 100 में 5% बढ़ाओ, 105, और टैक्स रेट कितना परसेंट है? 10%। तो 105 का 10% कितना हुआ? 10.5। तो जीडीपी हम लोग की कितनी ग्रोथ हो रही थी? 5%, और टैक्स कलेक्शन भी कितना परसेंट ग्रो हुआ? 5%। तो एकदम प्रोपोर्शनेटली ग्रो हुआ है क्या? जीडीपी और टैक्स दोनों हुए है ना, दोनों 5-5% ग्रो हुआ है। यहाँ पे ₹10 कलेक्ट हो रहा था, यहाँ पे 10.50 कलेक्ट हुआ। तो मतलब जैसे आपकी जीडीपी बढ़ी, बिना टैक्स रेट बढ़ाए आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। क्लियर है? इसी को बोला जाता है टैक्स बायोएंसी। क्लियर?
तो अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी कलेक्शंस आर हाईली बायोएंट, मतलब आपके जीडीपी में जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। एक आगे ग्राफ आएगा। ऐसा नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि जीडीपी बढ़ने पे भी टैक्स नहीं बढ़ता है, तो उससे क्या पता चलेगा कि आपकी इकोनॉमी में टैक्स चोरी हो रही है। एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ में ये बताता है कि एक फिक्स रेट होता है जहां पे लोग टैक्स देना पसंद करते हैं, उसी रेट पे। उससे ज्यादा हो जाएगा तो लोग बहुत ज्यादा टैक्स देने से कतराते हैं। अगर आप टैक्स रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना, तो लोग ना तरीके ढूंढने लग जाएंगे कि हम टैक्स को कहां से इवेड करें। जिससे टैक्स इवेजन को कम किया जा सके, ठीक है, टैक्स चोरी कम की जा सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट ऑफ कॉर्पोरेट्स अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट डिमांड, rebound in consumption and public capex have contributed in investment manufacturing growth। ठीक है, एक तो एक्सपोर्ट डिमांड, दूसरा रीबाउंड इन कंजम्पशन और पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना अपन देख चुके हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स के कारण इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुआ। ठीक है, आज से कुछ वर्षों पहले तक के एक इकोनॉमिक सर्वे में एक सिंड्रोम को बताया गया था, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। 2003 से लेके 2008 तक के इकोनॉमिक बूम हुआ था, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की भी इकोनॉमिक ग्रोथ 8% से ऊपर ही चल रही थी और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तगड़ी हो रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना, वो इकोनॉमिक बूम देखते हुए बहुत ज्यादा क्या हुआ, लोन्स लेने लग गया, तो लेवरेज रेशियो खराब हुआ। अब जो भी लोन्स लिया था उसको डिफॉल्ट करना चालू किया, तो पहला क्या हुआ, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट खराब हुई। मतलब जो लोन्स है ना वो एनपीए होना चालू हो गए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी लोन पे अगर उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट 90 दिनों तक के नहीं पटाया गया तो वो ऑटोमेटिकली वो लोन को क्या बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट खराब होना चालू हो गई क्योंकि लोन पे अपने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया कॉर्पोरेट सेक्टर। क्योंकि जब सब अच्छा होता है तो लगता है कि यार हाँ ठीक है, हम भी अचीव कर लेंगे, हमारा भी बहुत अच्छा हो जाएगा बिजनेस, हमारा भी ग्रोथ रेट अच्छा हो जाएगा। ऐसा हर सोचता है जब सब पूरे ओवरऑल सेंटीमेंट्स जो इकोनॉमी में होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चलते रहते हैं। तो अचानक से जब कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो जो जिनका लेवरेज रेशियो खराब रहता है वो क्या करना चालू कर देते हैं, अब डिफॉल्ट करना चालू कर देते हैं, जो पैसा लिए उसको पटाना बंद कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो बैंक्स उनको लोन दिए हैं उनका बैलेंस शीट खराब होने लग जाता है। तो यही सिचुएशन 2017-18 में आई थी इंडियन इकोनॉमी में। तो एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट खराब थी जिसके कारण बैंक्स की बैलेंस शीट खराब होना चालू हो गई। अब बैंक्स की बैलेंस शीट खराब है, बैंक्स के पास पैसा नहीं है लोन देने के लिए, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खतरे में। इनकी बैलेंस शीट खराब है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी खतरे में। ठीक है, तो दोनों साइड पे क्राइसिस चल रहा था। तो इनका रिजोल्यूशन
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से हुआ, ठीक है। एक बैड बैंक करके बनाया गया, एक एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी बनाई गई। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए गए इनके एनपीएस को ठीक करने के लिए, ठीक है। एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी, फिर एक बैड बैंक, और उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिससे फास्टर रिजोल्यूशन हो सके किसका, एनपीएस का। और इनका बैलेंस शीट ठीक करने के लिए क्या मेजर लाया गया, क्या कदम उठाई गवर्नमेंट, इंद्रधनुष स्कीम। एक और इंद्रधनुष स्कीम है, वो वैक्सीनेशन वाली है ना। ये वाली इंद्रधनुष स्कीम जो है वो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वैसे कुछ करेगी। हाँ, ठीक है। तो दोनों की बैलेंस शीट को रिजॉल्व करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स इनकी बैलेंस शीट में आ रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट रिजॉल्व करने के लिए मेजर्स उठाई गवर्नमेंट, और बैंक्स की बैलेंस शीट को सुधार करने के लिए इंद्रधनुष रिकैपिटलाइजेशन स्कीम लेके आई, ठीक है। तो जैसे ही इनकी बैलेंस शीट ठीक हुई, वैसे ही ये इकोनॉमी में जैसे ही बैलेंस शीट ठीक हुई तो इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वापस से अपने पेज में आ गया। ये 7th पॉइंट जो है यही चीज बता रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल डेट डिक्लाइन बाय 30% एज शेयर ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रीलिम्स में। क्या होता है नॉन फाइनेंशियल डेट? नाम से क्या समझ में आ रहा है? गैर वित्तीय डेट। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा डेट जो फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा क्रिएट न किया जा रहा हो। फाइनेंशियल सेक्टर क्या हो गया? बैंक्स, है ना। इवन आपका एनबीएफसीज जो डेट क्रिएट कर रहे हैं वो भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेट आ गया। मतलब अगर मैं अपने दोस्त को उधारी दे रहा हूं तो ये भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेट है। क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं ना। तो कोई भी ऐसा डेट, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट के? बैंक टू बैंक भी फाइनेंशियल डेट हो जाएगा, क्योंकि देने वाला बैंक तो आखिर फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल एंटिटी है। गवर्नमेंट डेट रेज करती है, गवर्नमेंट नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। तो गवर्नमेंट क्या निकालती है लोन लेने के लिए? क्या निकालती है? बॉन्ड, ट्रेजरी बिल हो गया, जीसेक हो गया, ठीक है। तो ये एक नॉन फाइनेंशियल डेट हो गया। क्रेडिट कार्ड भी नॉन फाइनेंशियल डेट होता है। बैलेंस, जो भी क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है, बैलेंस मतलब जो अपने को पे करना है, वो भी नॉन फाइनेंशियल डेट हो गया, ठीक है। और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आप लोग सुने हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स भी फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाएंगे।
गोल्ड लोन भी फाइनेंस सेक्टर में आ जाएगा। मनप्पुरम, ठीक है, चेक कर लेंगे उसको, पर मेरे हिसाब से आ जाएगा वो। तो अब बस इतना ध्यान में रखिए। कौन सा? जो रजिस्टर्ड हैं, जो आरबीआई के अंडर आते हैं, वो सारे फाइनेंशियल सेक्टर वाले हो गए। जो नहीं है वो, हाँ, तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है? कोई भी डेट जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, उसको नॉन फाइनेंशियल डेट बोलेंगे। चाहे वो हाउस होल्ड है, इसमें हाउस होल्ड भी लिख लेते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल डेट जो है वो 30% डिक्लाइन हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्रेडिट ग्रोथ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी प्रॉफिट हो रहा है, 9th वाले स्टेटमेंट बता रहा है, उसमें एक फिगर दे दिया है, 3.3 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ हाफ 2023 के फर्स्ट हाफ में, H1, ठीक है। तो अब रेजिलिएंट इकोनॉमी में क्या क्या रेजिलिएंट फैक्टर्स हैं वो देख रहे हैं ना, तो उसी का बता रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ हुआ है इकोनॉमी में, एमएसएमई सेक्टर में ओवर 30.5% ऑन एवरेज ड्यूरिंग जनवरी से नवंबर 2022, ठीक है, जनवरी से नवंबर तक के 30.5%। एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर होता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम पे जो क्राइटेरिया होता है ना आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी कंपनी माइक्रो में आएगी, कौन सी कंपनी स्मॉल में आएगी, कौन सी मीडियम में आएगी, उसको भी चेंज किए थे। हाँ, उसको बीच में चेंज इसलिए किए थे ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके, किसको? एमएसएमई को। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है एमएसएमई। अगर उसमें क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है दैट मींस आपका ओवरऑल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है एनपीए रिजोल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज बीन फास्ट ट्रैक, adequate budgetary support to PSBs has been given by government ensuring their capital risk weighted adjusted ratio। अब एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, ठीक है, क्या होता है? कुछ सुने हैं कभी? बताइए, नाम से क्या समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जितना कैपिटल है ना, कैपिटल मतलब क्या? जितना उसका लेंडिंग कैपेसिटी, मतलब हमारे डिपॉजिट्स नहीं, एनडीटीएल होता है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। कैपिटल मतलब उस बैंक के में कितना कैपिटल लगा है, वैल्यूएशन कितना है, ठीक है। तो उसमें दो टाइप का कैपिटल होता है, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। मतलब इसमें इक्विटी आता है, लोगों के पास कितना कितना शेयर है, कितना इन्वेस्टेड है, उस कैपिटल के हिसाब से उसका कुछ एक परसेंटेज उन लोग लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। रिस्क होता है, मतलब एक बोलने का सिंपलिस्टिक टर्म्स में अगर बताऊं तो ये है कि जब भी आपका बैंक जो है वो घाटे में जा रहा है
तो जब उस घाटे का रिजॉल्व करेंगे उसको, तो इन्वेस्टर्स का जितना पैसा बैंक में लगा हुआ है उससे कवर अप कर पाएंगे कि नहीं उस घाटे को। सिंपलिस्टिक टर्म्स में इतना ही है, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा पैसा जमा हुआ जो है वो कैसे रिकवर कर पाएंगे बैंक से, ठीक है। यही होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको बहुत डिटेल में मैं बता दूंगा, अच्छा कंसेप्ट है इसको, ये भी एक आ सकता है प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। आप लोग अगर देखना चाहो तो उसको घर में जाके भी देख सकते हो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये बेसल 3 के अंतर्गत लाया गया था, शायद बेसल 3। क्लियर। तो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है ना, इसमें गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट रिकैपिटलाइज की, मतलब एक टाइप से इक्विटी होल्ड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। पैसा इंजेक्ट करने के लिए उसका इक्विटी खरीद रही है। तो जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है वो उसका क्या हुआ, बैंक का कैपिटल हुआ, तब जाके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फुलफिल हो रहा है और तब जाके बैंक फिर से लेंड कर सकता है। उस रेशियो को मेंटेन करना मैंडेटरी है, क्लियर। इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शंस देख चुके हैं अपन। एनएसओ जो है वो 6.5 से 7.2 तक का परसेंटेज ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है। एक सर्वे ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, आरबीआई का एक वो है, रिपोर्ट है, कंज्यूमर इंडेक्स है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसको ध्यान में रख लेना। इसमें होता है इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इनकम और इन्फ्लेशन एंड स्पेंडिंग, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे आरबीआई एक इंडेक्स बनाई है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है, कि कंज्यूमर को कितना कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में। तो उसमें ये बताया गया है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है वो इंप्रूव हो रहा है पहले से, तभी आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रहा है। यहाँ पे टैक्स बायवेंसी का फॉर्मूला दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रिटर्न्स ओवर परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, ठीक है। करों में प्रतिशत बदलाव बटे जीडीपी में प्रतिशत बदलाव, ये नॉन फाइनेंशियल डेट का भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नॉन फाइनेंशियल एजेंसी द्वारा कोई भी टाइप का डेट अगर दिया है जा रहा है तो उसको नॉन फाइनेंशियल डेट बोला जाएगा। ठीक है, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वाला, यहाँ पे 2 करंट सिचुएशन इंडेक्स होता है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स आता है। ये 2 इंडेक्स को मिला के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों इंप्रूव हुआ है नवंबर 2022 लॉकडाउन के बाद से। और ये क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन हाईएस्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023, यही पेंट अप डिमांड बोल रहा हूँ मैं, जो रीबाउंड हुआ है स्प्रिंग टाइप का। इसी देखिए दो फाइनेंशियल ईयर 2015 के बाद से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, पेंट अप डिमांड। क्लियर। ये इन्वेंट्री ओवरहैंग कम हो गया,
मतलब रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये हाउसिंग बैंक का क्रेडिट ग्रोथ दिखाया है नवंबर 2022 में, जनवरी 21 के बाद से नवंबर 2022 में हाईएस्ट पॉइंट पे था। ठीक है, मतलब हाउसिंग क्रेडिट भी बढ़ रहा है, तब लोग ज्यादा घर खरीदना चालू कर दिए वापस। इसको भी बोल सकते हैं पेंट अप डिमांड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी सबसे देखिए 2021 के बाद सबसे ऊपर में है नवंबर 2022 में। क्लियर? जो भी इकोनॉमिक सर्वे बोलता है उसका एविडेंस देता है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो आप ग्राफ देख देख के समझ सकते हो कि जो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है वो, और उसका सोर्स भी नीचे में दिया रहता है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रू एट एन एवरेज रेट ऑफ 13.0% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 12 एंड फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब आपके 10 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर 13% बढ़ा है, और स्पेशली लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन के समय से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है गवर्नमेंट का। ठीक है, इन 2 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ। और कैसे बढ़ाया कैपिटल एक्सपेंडिचर को? डिसइन्वेस्टमेंट करके, स्ट्रेटेजिक पीएससी का डिसइन्वेस्टमेंट करके। यहाँ पे आप देख लो 2012 से कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ सबसे हाई है। ये ब्लू स्टेट का है और ये सेंटर का है। ठीक, नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर डबल्ड इन पास्ट 5 इयर्स। ये उसका ग्राफ है, मतलब 2018 में 1.8 था, तो उसका डबल से भी ज्यादा 3.6 होना चाहिए 18 से 23 तक के, उससे भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अपबीट। तो अगर क्राउडिंग इन हुआ होता, क्राउडिंग आउट हुआ होता, तो क्या होता? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। बट यहाँ पे आप देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक चल रहा है अपना। इनफैक्ट आपका 2020 से 23 के बीच में, अभी 23 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? बायो एंड टैक्स कलेक्शंस, टैक्स बैलेंस समझ गए हैं। जीडीपी के अकॉर्डिंगली टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, तो आपका डायरेक्ट टैक्स भी कलेक्शन आप देखो 8.7, ब्लू वाला फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक, और जीएसटी कलेक्शंस फाइनेंशियल ईयर 23 में ये भी सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ये कि आपकी इकोनॉमी अगर ग्रो हो रही है तो आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। लिमिटेड ग्रोथ इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट अ गुड एक्सपेंडिचर। 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होता है, बताया था, टीवी और क्या एक और बताया था, सिलाई मशीन। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया? टीवी। क्यों? क्योंकि वो फर्दर इनकम जनरेट नहीं करेगा। आप टीवी खरीद लिए तो बैठ के सामने में आप देखते रहोगे, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करोगे। हाँ, तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रोथ कम रही है बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? लिमिटेड ग्रोथ इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ग्रो नहीं हुआ है। क्लियर? इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है, 10 मिनट और ले लो चलेगा। इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ में आपके जो भी ऐसे सेक्टर्स, ऐसे लोग हैं जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, हाँ, समावेशी विकास, तो सारे लोगों को साथ लेके चलना जो कहा जाता है ना, वही इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, सबका विकास। एग्जैक्टली। ठीक, तो सबसे पहला चीज क्या आता है इंक्लूसिव ग्रोथ में? एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट दोनों। ठीक, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे बता रहा है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 9.8%, 7.2% से 9.8% हो गया है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पीपल डिक्लाइन फ्रॉम 9. फिर ऐसा क्यों? कुछ इसमें गड़बड़ है, फैक्ट में उल्टा लिखा गया शायद। अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसको एक बार चेक कर लूंगा मैं।
यहाँ पे हो सकता है ये अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो Q3 में 9.8% था, जो डिक्लाइन होकर 7.2% होगा Q3 2022। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक, LFPR, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको होमवर्क पे करिएगा आप लोग। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये भी MSME सेक्टर की आई थी, तो इसके कारण भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी स्कीम कौन सी है? मनरेगा। तो मनरेगा में भी अब इसमें बहुत सारे टाइप के वर्क्स किए जाते हैं, जिसमें से वर्क्स ऑन प्राइवेट लैंड सबसे ज्यादा बढ़ा है लॉकडाउन के टाइम पे। मतलब निजी जमीनों पे जो कार्य किया जाता है वो भी मनरेगा के अंतर्गत आता है, उसके लिए भी मनरेगा में आपको वेजेस दिया जाता है। कोई भी किसी की भी प्राइवेट लैंड है, उस पे जो लोग भी काम करके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उस पे भी आपको वेजेस मिलेगा। वो कार्य भी मनरेगा के अंतर्गत आता है। तो ये प्राइवेट लैंड रोज टू 60% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। फिर आ जाता है पॉवर्टी पे। दो स्कीम्स जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जिनको बोला गया कि ये दो स्कीम्स जो इंडियन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हैं, जिनके कारण पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं लॉकडाउन के टाइम पे, अदरवाइज बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी पॉवर्टी। एक हो गया PM किसान न्याय योजना, ठीक है, जिसमें 6,000 सालाना 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है किसानों को। ठीक है, और इसके अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपीस डिसबर्स किया जा चुका है। उसके बाद PM गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अलावा लॉकडाउन के टाइम पे जो भी माइग्रेंट लेबरर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको अन्न सहायता के रूप में ये वाली स्कीम के अंतर्गत उनको लाभ पहुंचाया गया है। ठीक है, फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स 5 kg पर मंथ इन एडिशन टू NFSA। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला तो मिल ही रहा था, उसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स को PM गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत और राशन दिया गया। अब आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग होमवर्क में करिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स, जेंडर, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टॉपिक पढ़े थे। तो ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव के अंतर्गत यही सारे पैरामीटर्स आते हैं। जेंडर डेवलपमेंट, फर्टिलिटी रेट अगर कम हो जाए तो वो भी एक टाइप का डेवलपमेंट है। कितना होना चाहिए? 2.1 होता है आइडियल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, 2.1। हाउस होल्ड एमिनिटीज में बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब आपके घर पे अगर पानी आ रहा है, टॉयलेट्स बन चुके हैं, तो वो हाउस होल्ड एमिनिटीज ग्रो हो रही है, ये भी एक टाइप का डेवलपमेंट है, ठीक। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट लास्ट। अब फाइनली कि आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आगे क्या हो सकता है आने वाले वर्ष में 2024 में, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक सर्वे प्रेडिक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि कुछ कारणों से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाए, ठीक है। यही आउटलुक 2023-24 में दिया है। स्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू मॉनेटरी टाइटनिंग में लीड टू स्लगिश वर्ल्ड ट्रेड लीडिंग टू अ फाइनेंशियल कंटेजियन, ठीक है। ये हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन एक देश में हो तो उसके कारण दूसरे देश में भी इकोनॉमिक स्लोडाउन हो जाए। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस आर स्टिल हाई एज कंपेयर्ड टू प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पहले जो कमोडिटी प्राइसेस था उससे अभी भी ज्यादा चल रहा है, तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ सकता है। सेकेंड, तीसरा कारण क्या है? प्लेटोइंग एक्सपोर्ट ग्रोथ फ्रॉम स्लैकनिंग ग्लोबल डिमांड, ठीक। ग्लोबल डिमांड कम होने के कारण एक्सपोर्ट ग्रोथ भी कम हो रहा है,
और फोर्थ पॉइंट क्या है, मेजर सेंट्रल बैंक्स ऑफ वर्ल्ड आर हैविंग रीअफर्म्ड हॉकिश स्टैंस ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी भी पॉलिसी रेट्स को बढ़ाए हुए हैं, कम नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में पड़ सकता है। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट में स्टिल हायर फॉर लॉन्गर। ठीक है, जो भी जो कॉर्पोरेशंस हैं उनके लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकता है, तो बहुत ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे, और बहुत ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसके कारण प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर खत्म हो गया अपना यहाँ पे। अब उसके बाद कल से सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, और कल से कोशिश करेंगे कि एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर अपन खत्म करते जाएं। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं होमवर्क में भी देते रहूंगा, तो उसको आप लोग घर से पढ़ के आइएगा। ठीक है।